क्या हो अगर आज आप अचानक से अपने बचपन में पहुंच जाएं और आपको अपनी लाइफ स्टार्ट करने का एक दूसरा मौका मिले। पूरी तरह नए सिरे से सब कुछ आपको पहले से बताया कि क्या होने वाला है। इम्पॉसिबल लगता है ना? बट ऐसा ही कुछ हुआ है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ, जहां वो टाइम में 18 साल पीछे जा चुका है। और अब वो वहाँ कैसे पहुंचा, उसने वहाँ पे क्या किया, आइए जानते हैं। तो सातोरू हमारा मेन कैरेक्टर है, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट बनने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और इसी के साथ साथ वो एक डिलीवरी बॉय की भी जॉब करता है। एक दिन जब वो डिलीवरी करने जा रहा होता है, तब ये अचानक से वो टाइम में कुछ मिनट पीछे चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जिसमें वो अगर उसके आसपास कुछ भी इंसिडेंट होने वाला होता है, तो वो टाइम में पीछे जाके उस इंसिडेंट को होने से रोक सकता है। और इस एबिलिटी को सातोरू ने नाम दिया है रिवाइवल का। तो इस टाइम जब वो टाइम में पीछे गया, तो उसे ट्रक एक्सीडेंट रोकना था, जिसे रोकते हुए उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो हॉस्पिटल में रिकवर होकर घर जा रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि सातोरू की मॉम उसके घर पर आई हुई है। और जब वो दोनों रात में बैठकर न्यूज़ देख रहे होते हैं, तो न्यूज़ एंकर एक चाइल्ड किलिंग के बारे में बता रहा होता है, जिस पर सातोरू की मॉम बताती है कि ऐसा ही कुछ आज से 18 साल पहले उनके होम टाउन में भी हुआ था, सातोरू की एक फ्रेंड के साथ। बट उस इंस्टांस पर सातोरू को कुछ याद नहीं आता। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सातोरू अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर गया है, और वहीं रिवाइवल एक्टिवेट होता है। बट इस टाइम सातोरू को कुछ एबनॉर्मल नहीं लगता, बट उसकी मॉम को लगता है जैसे कि उन्होंने एक चाइल्ड किडनैपिंग होने से रोक ली है। वो उस किडनैपर का फेस देख लेती हैं और वो उन्हें जाना पहचाना लगता है, बट वो याद नहीं कर पाते हैं कि उन्होंने उसे कहाँ देखा है। बट अगले दिन जब वो घर लौटती हैं, तब उन्हें याद आ चुका होता है, मगर इससे पहले कि वो सातोरू कुछ भी बता सके, उनका मर्डर हो चुका होता है। सातोरू जब घर पहुंचता है, तो उनकी नेबर देखती हैं कि सातोरू के हाथ में ब्लड लगा हुआ है, और वो पुलिस को कॉल कर देते हैं। सारा शक सातोरू पर ही जाता है, और जब वो वहाँ से भागने लगता है, तभी रिवाइवल एक्टिवेट हो जाता है। बट इस बार वो कुछ मिनट नहीं, बल्कि पूरे 18 साल पीछे जा चुका है। अब ये पहली बार हुआ है कि रिवाइवल ने उसे टाइम में इतना पीछे भेज दिया हो। तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब आखिर हुआ तो हुआ कैसे। अब जब सातोरू टाइम में इतना पीछे आ चुका था, तो सबसे पहले ये समझना था कि आखिर वो 18 साल पहले ऐसा क्या करने वाला है जिससे कि उसकी मॉम आगे जाके बच जाएंगी। तो वो इन सब की शुरुआत करता है एक लड़की को बचाने से, वही लड़की जिसके बारे में उसकी मॉम ने उसे बताया था, कायो। अब जब प्रेजेंट टाइम में सातोरू की मॉम किडनैपर की आइडेंटिटी के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तभी सातोरू भी उस लड़की के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और शायद उसकी ये इन्वेस्टिगेशन अब उसके काम आने वाली थी। अब सातोरू को कायो की मर्डर की डेट तो याद थी, बट ना ही वो किलर के बारे में कुछ जानता था, और ना ही ये जानता था कि आखिर मर्डर हुआ कहाँ था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कायो कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, और ना ही उसके कोई फ्रेंड्स थे। तो सातोरू सबसे पहले कायो से फ्रेंडशिप करने की शुरुआत करता है, जिसके लिए वो कायो को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सातोरू के स्कूल में एक आइस स्केटिंग कंपटीशन होता है, जिसमें वो जानबूझकर हार जाता है। जिसके बाद वो टीचर्स ऑफिस में चुप कर से जाता है कायो की बर्थ डेट पता करने के लिए। बट तभी वहाँ पे उसे टीचर आ जाते हैं, और तब सातोरू के टीचर उसे बताते हैं कि कायो की और सातोरू की दोनों की बर्थ डेट सेम है, जो कि है 2 मार्च। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सातोरू कायो के घर जाता है उससे मिलने। बट जब वो वहाँ पहुँचता है, तो वहाँ के स्टोर रूम का डोर खुला होता है, और कायो बहुत ही बुरी हालत में वहाँ पड़ी होती है। अब सातोरू को ये तो पता था कि कायो की मॉम ने उसे इतना मारा है, बट वो सब पता होते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। कुछ दिन बीत जाते हैं और स्कूल रीओपन होता है मंडे से। बट उस दिन जब सातोरू कायो को देखता है, तो वो चुप नहीं रहता और अपने टीचर को सब कुछ बता देता है, जिस पर उसके टीचर को कहते हैं कि उन्हें सब पता है, बट वो कुछ नहीं कर सकते। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कुछ इंसिडेंट्स हुए जिस पे सातोरू को पता चला कि कायो को क्रिसमस ट्री बहुत पसंद है। अब डिस्पाइट कि ये फरवरी का मंथ है, सातोरू कायो से उसके साथ एक हिल पे चलने के लिए पूछता है, जहाँ पे वो उसे क्रिसमस ट्री दिखाना चाहता है। जब वो दोनों वहाँ हिल पर पहुँचते हैं, तो सातोरू पहली बार कायो को इतना कुछ देखता है, और जिसके रिप्लाई में कायो उसको बहुत बड़ा थैंक्स बोलती है, क्योंकि उसने पहली बार कुछ स्पेशल किया है उसके लिए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सातोरू कायो को सैटरडे के दिन साइंस पार्क चलने के लिए पूछता है, जिसके लिए उसे कायो की मॉम से परमिशन लेने जाना पड़ता है, बट वो साफ मना कर देती हैं। बट कायो साथ जाने के लिए इंसिस्ट करती है। ये सुनकर कायो की मॉम
उस पर बहुत गुस्सा होती है और उस पर हाथ उठाने लगती है। तभी वहाँ पर सातोरू की मॉम आ जाते हैं और वो उन्हें रोक देते हैं और किसी तरह सातोरू और कायो को साथ जाने के लिए परमिशन दिलवा देते हैं। और फिर वो दिन आता है जब वो दोनों साइंस पार्क जाते हैं। बट वहाँ पहुँचकर सातोरू को याद आता है कि 18 साल पहले भी दोनों यहाँ आए थे और सब कुछ बिल्कुल रिपीट हो रहा है। बट तभी उनके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और सातोरू को पता चलता है कि हाँ, मैंने पास्ट में कुछ ना कुछ चेंज ला दिया है। यह जानकर वो बहुत खुश होता है और डिसाइड करता है कि उसे जितना हो सके उतना कायो के साथ रहना पड़ेगा ताकि वो कायो का मर्डर होने से रोक सके। अब क्योंकि उसको डेट याद थी तो उसको एटलीस्ट उस डेट तक कायो के साथ रहना था। अब यही सोचते हुए वो लोग अपनी बर्थडे की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। पहले के पास में सातोरू अकेले जाता है और अपने लिए शॉपिंग करके लाता है, बट इस बार कायो उसके साथ थी। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि सातोरू के फ्रेंड्स ने पहले ही सारा का सारा इंतज़ाम कर रखा है। वो उन दोनों के लिए 2 सेपरेट केक्स लाए हैं और सब कुछ एकदम पार्टी की तरह हो रहा है। कायो बहुत खुश थी। कायो कायो के लिए सातोरू एक गिफ्ट भी लेके आता है, जो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और सॉरी बोलती है क्योंकि वो उसके लिए कोई गिफ्ट लाना भूल गई है। बट अभी इस इंस्टेंस पे सातोरू को गिफ्ट से कोई मतलब नहीं था। उसे बस इस बात की खुशी थी कि उसने कायो को बचा लिया। नेक्स्ट डे वो लोग स्कूल जाते हैं तो वो देखता है कि कायो नहीं आई है। ये देख के वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है